छोटे पैरों में बड़ा जूता नहीं पहना जाता। ऊंची जाति और नीची जाति के भेदभाव से पनपे घृणित मानसिकता, गुंडागर्दी और जघन्य अपराधों के इर्द गिर्द इस फिल्म की पूरी कहानी घूमती है। दोस्तों, इस फिल्म के पहले ही सीन में रेलवे ट्रैक के बाजू से भागती हुई फिल्म के मुख्य किरदार वेदा बनी सरवरी को दिखाया जाता है, जिसके पीछे गुंडे पड़े हैं। अब यहाँ से सीन सीधे 6 महीने पहले की कहानी में चला जाता है, जहाँ वेदा राजस्थान के बाड़मेर के एक गांव में रहती है। यहाँ वो उसके माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई साथ रहते हैं। ये तीनों भाई बहन बाड़मेर के एक कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके बाद सीधे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेजर अभिमन्यु बने जॉन इब्राहिम एक सीक्रेट मिशन को लीड कर रहा होता है। वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट को मारने के बाद उनके हेड इलियास को जिंदा पकड़ के लाने का ऑर्डर मिलता है, ताकि उससे और इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। लेकिन अभिमन्यु उनकी बात नहीं मानता और उसे मारने से पहले वो वीडियो उसे दिखाता है, जिसमें वो खतरनाक टेररिस्ट अभिमन्यु की पत्नी का गला रेत कर मारते हुए ये वीडियो आर्मी को भेजा था, और इसका बदला लेते हुए मेजर उस टेररिस्ट का गला काटकर एक पॉलिथीन में रख के ले जाता है। अब अभिमन्यु द्वारा उस टेररिस्ट को जानबूझकर जिंदा नहीं पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी उस पर सीनियर के ऑर्डर न मानने और देश हित के खिलाफ काम करने की चार्ज लगाकर उसका कोर्ट मार्शल कर देती है। आगे फ्लैशबैक में पता चलता है कि मेजर अभिमन्यु की वाइफ राशि अपने पति के मना करने के बाद भी आर्मी की मुखबिर बनकर वहां गई होती है, जिसे पकड़कर वो आतंकवादी उसे मार देते हैं। यानी अभिमन्यु को अपनी वाइफ की मौत के बदले का खामियाजा अपने कोर्ट मार्शल से चुकाना पड़ता है। अब कोर्ट मार्शल के बाद अभिमन्यु की वाइफ राशि की इच्छा के अनुसार वो राशि के पिता यानी अपने ससुर का ध्यान रखने के लिए उसी बाड़मेर में जाकर रहने लगता है, जहां वेदा रहती है। और जिस कॉलेज में वेदा और उसके भाई बहन पढ़ते हैं, उसी कॉलेज में अभिमन्यु के ससुर प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ वेदा के गांव में जात पात को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव है। छोटी जात और ऊंची जात में मेलजोल से लेकर शादी ब्याह तक हर क्षेत्र में अलग अलग नियम कानून इस गांव के प्रधान ने बना रखे हैं, जो कि सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि 150 गांव के प्रधान हैं। इस एरिया में उनका खौफ इतना ज़्यादा है कि पुलिस वाले और कोर्ट कचहरी के होते हुए भी यहाँ किसी के क्राइम पर कार्यवाही, पेशी और फैसला तीनों प्रधान जी करते हैं, जिनका नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है। इन नियमों को मनवाने के लिए जितेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई, जिसे लोग छोटे प्रधान भी कहते हैं, वो यहाँ गुंडागर्दी और मारपीट से लेकर लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। अगले सीन में अभिमन्यु की ससुर प्रधान से रिक्वेस्ट करके अभिमन्यु को अपने कॉलेज में बॉक्सिंग असिस्टेंट के जॉब में लगवा देते हैं, क्योंकि अभिमन्यु बॉक्सिंग में कभी स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। अब यहाँ दलित कास्ट के वेदा के भाई को एक ऊंचे समाज की लड़की से प्यार हो जाता है, जो कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। इसका पता चलते ही वेदा के पिता इसके अंजाम से डरकर पहले अपने बेटे को मारता पीटता है, फिर रोते हुए उसे समझाता है कि बेटा वो ऊंचे जात की लड़की है, उसे भूल जा। अगर उन लोगों को पता चला तो काट कूट के धर देंगे तुझे नदी नाले में, पैरवी भी नहीं करेगा कोई, भूल जा उस छोरी ने। वहीं दूसरी तरफ वेदा आगे बॉक्सर बनने का सपना लिए इस गांव के कॉलेज से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहती है, लेकिन छोटी जाति की वजह से गुंडागर्दी करने वाले छोटे प्रधान उसे बॉक्सिंग करने से न केवल रोकता है, बल्कि बॉक्सिंग वाली जगह पर पोछा लगवाकर पहले उसकी छोटी जाति का एहसास उसे करवाता है, और उसके बाद रोड पर उसकी गाड़ी से गिराकर उसे मारते पीटते हुए कहता है कि छोटे पैरों में बड़ा जूता नहीं पहना जाता। अब छोटे प्रधान से पीटकर घायल वेदा अभिमन्यु के पास जाती है, और यहाँ वेदा के साथ ऐसा भेदभाव और ये सारी घटनाएं बार बार होते देख अब अभिमन्यु को सहन नहीं होता, और वो छोटे प्रधान के अड्डे में जाकर पहले अपना मुंह स्कार्फ से ढकता है ताकि कोई उसे पहचान न ले, और उसके बाद उस छोटे प्रधान और उसके गुंडों को बहुत मारता है। वहाँ बहुत देर तक चले इस लंबे फाइट के बीच छोटे प्रधान का एक आदमी इस सारी मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। जब प्रधान तक ये बात पहुंचती है तो वीडियो देख प्रधान का छोटा भाई कहता है कि बाड़मेर का ऐसा कौन है जो सबको निपटा गया। इस पर प्रधान कहता है कि हो सकता है कि बाड़मेर का कोई ना हो। वीडियो देखकर उसे अभिमन्यु पर शक होता है और वो अपने आदमी से कहता है कि उस फौजी की रिपोर्ट निकाल। इधर वेदा रोजाना की तरह फिर से बॉक्सिंग सीखने अभिमन्यु के पास आती है, और बॉक्सिंग के लिए ऐसी ललक देख अभिमन्यु उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए मान जाता है। लेकिन अब वो उसे कॉलेज की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जो महीनों तक चलता रहता है।
इधर एक दिन होली के उत्सव में प्रधान का छोटा भाई अपने आदमियों के साथ वेदा के भाई को उसी बड़ी जाति वाली लड़की के साथ गले लगे रंगे हाथ पकड़ लेता है, जो कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और जिससे मिलने के लिए वेदा के पिता ने अपने बेटे को न केवल मना किया था बल्कि बुरे अंजाम के लिए उसे समझाया भी था। अब अगले ही सीन में प्रधान जी के यहाँ पेशी में वेदा और उसके पूरे परिवार को अपने सर पर चप्पल रख के खड़ा कराया जाता है, जहाँ उस एरिया के सारे लोग आए होते हैं। वहाँ कॉलेज के सारे स्टूडेंट और स्टाफ के अलावा अभिमन्यु भी होता है। इस बैठक में प्रधान का काका कहता है कि काट के फेंक देते हैं इसे। प्रधान उसे रोकते हुए कहता है सिविल मैटर है, तमीज तहजीब से पेश आएंगे सब। और फिर माइक लेकर सबको सुनाते हुए कहता है कि बाड़मेर के 150 गांव के बैठक का प्रधान हूं मैं, आप ही के द्वारा चुना गया हूं। अब यहाँ पर जात पात को लेकर उसके घृणित मानसिकता को पहली बार दिखाया जाता है, जिसमें वो कहता है कि छुआछूत जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये नियम कानून मैंने नहीं बनाए, ये सारी अरेंजमेंट ऊपर हुई है, इसको बदलने वाले मैं और आप कोई नहीं। अब पाप किया है तो सज़ा तो देनी पड़ेगी। वो वेदा के भाई और पिता को उस लड़की के पास जाने को कहता है कि चल जा उसके पास, घुटनों पर बैठ, सर झुका और नाक रगड़। ये सब कुछ होते अभिमन्यु भी देख रहा होता है। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि वेदा का भाई उस लड़की को लेकर भाग जाता है जिसके लिए सबके सामने अपनी नाक रगड़ी थी। इस घटना के बाद पूरे बाड़मेर में हल्ला हो जाता है। वहाँ की पुलिस पहले वेदा के पिता को मारती पीटती है, फिर सबको थाने ले आते हैं। इतने बड़े बवाल के बीच प्रधान थाने में आकर वेदा के पिता और वेदा से सीधे कहता है कि अगर छोरा ब्याह करेगा तो सब माफ़, छोरी के घर वालों को मैं समझा दूंगा। यहाँ वेदा का पिता रोते हुए अपने दोनों बेटियों से कहता है कि थारे भाई की जान बच गई। अब अगले सीन में वेदा के घर में उसकी पूरी फैमिली इन दोनों की शादी करा रहे होते हैं, जिसे आशीर्वाद देने के लिए प्रधान को भी बुलाया जाता है। प्रधान वहाँ अपने पूरे आदमियों के साथ आता है और वो पहले दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता है। उसके बाद उसी जगह सबके सामने अपने आदमियों से कहता है कि दोनों को काट डालो। फिर उनका एक आदमी दूल्हे के पेट में छुरा घोंपता है और दूसरा आदमी दुल्हन का गला रेत देता है। वेदा और उसकी बड़ी बहन को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागना पड़ता है। प्रधान के गुंडे उनके पीछे पड़ते हैं। दोनों बहनें खुद को एक जगह फंसा हुआ देख वेदा अपनी बड़ी बहन से कहती है, एक ही तरीको है, तू भाग, मैं इनका ध्यान बटाऊं, क्योंकि यहाँ से कोई एक ही निकल सकता है। तू वहाँ से भाग और वादा कर मुड़ के ना देखना। अब उसकी बड़ी बहन रोते हुए कहती है कि यही बात है ना वेदा, भाग गई तो मुड़ के ना देखना। और वेदा की जगह वो खुद वेदा की जान बचाने के लिए प्रधान के गुंडों की तरफ भाग जाती है और चिल्लाते हुए वेदा से कहती है कि भाग वेदा भाग। यहाँ वेदा को बिना मुड़ के देखे वहाँ से भागना पड़ता है। प्रधान का छोटा भाई प्रधान को फ़ोन करके कहता है कि बड़ी वाली को घेर लिया, छोटी वाली बची है। इस पर प्रधान कहता है कि दोनों बचने नहीं चाहिए। इसके बाद प्रधान का छोटा भाई वेदा की बहन को जिंदा जला के मार देता है। अगले सीन में वेदा को रेल की पटरियों की साइड से भागते हुए दिखाया जाता है, जहां से ये फिल्म शुरू हुई थी। वेदा भागकर सीधे अभिमन्यु के पास आती है और अपनी बहन के बारे में बताती है, लेकिन अभिमन्यु उसे अपने बुलेट पर बिठाकर तुरंत हवेली ले जाता है और प्रधान से सीधे कहता है कि इनकी जात की लड़की बेड़मार की बेटी क्यों नहीं। इस पर प्रधान कहता है कि व्यवस्था और सम्मान को ठेस पहुँचे तो छोरी अपनी भी क्यों ना हो फूंक दी जाएगी। यहाँ अभिमन्यु कहता है कि मुझे सिर्फ जंग लड़नी आती है, तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या जंग। यहाँ एक फौजी की सनक और पावर को देख फिलहाल के लिए प्रधान उसे वहाँ से जाने देता है। अभिमन्यु वेदा को एक एम्बुलेंस में बिठाकर स्टेट बॉर्डर पार करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। पुलिस इन दोनों का पीछा करते हैं। यहाँ एम्बुलेंस से अभिमन्यु और पुलिस के बीच चलती गाड़ी में जबरदस्त गोलीबारी के दौरान प्रधान का छोटा भाई भी अपने गुंडों के साथ एम्बुलेंस का पीछा करते वहाँ आ जाता है, लेकिन अभिमन्यु और वेदा पुलिस के साथ ही प्रधान के भाई और उनके गुंडों को भी घायल करके वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में प्रधान अपने भाई से मिलने पहुँचता है, जहाँ घायल पुलिस वालों से प्रधान कहता है कि एक आदमी को नहीं पकड़ पाई तुम्हारी पुलिस। वो उसे मारते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए, मारूंगा तो मैं ही। आगे रास्ते में वेदा कहती है कि अब स्टेट से बाहर नहीं बल्कि यहाँ हाई कोर्ट जाएंगे। इस पर अभिमन्यु कहता है कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। अब इन दोनों के पीछे प्रधान का काका भी अपने आदमियों के साथ पड़ जाता है, जिनके साथ अभिमन्यु और वेदा का फिर से मुठभेड़ होता है। यहाँ भागते हुए नीचे गिरने से वेदा के पैर में मोच आ जाती है, लेकिन एक रक्षक की तरह अभिमन्यु न केवल प्रधान के गुंडों से उसे बचाता है
बल्कि एक लंबे फाइट सीक्वेंस और गोलीबारी के बीच उनके कई गुंडों को मारते हुए वो दोनों वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक पथरीले जगह पर वो दोनों रुकते हैं जहां वेदा अपने पिता को बुलाती है। वेदा अपने पिता से कहती है कि मुझे हाई कोर्ट जाना है और यहाँ पर दलित राइट्स सेक्शन 129 का जिक्र करते हुए अपने पिता से कहती है कि लो तो आप ही ने पढ़ाया है ना पापा। तभी इन लोगों का लोकेशन ट्रैक करता हुआ प्रधान का भाई अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और अभिमन्यु पर पीछे से ऐसा हमला करता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसी जगह के एक बंकर में खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके अलावा वेदा और उसके पापा भी बंधे हुए थे। यहाँ प्रधान का भाई वेदा को बताता है कि उसने उसकी बहन के शरीर में पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जला दिया था। ये सब सुनने के बाद गुस्से में वेदा अपने सर से उसे मारती है और किसी तरह बंधी रस्सी खोलती है। इसी दौरान जहां बंधा हुआ अभिमन्यु भी रस्सी तोड़कर गुंडों को मारने लगता है तो वहीं वेदा अपने मुंह में दबाए ब्लेड को निकालकर प्रधान के भाई के बॉडी में ब्लेड से ही कई बार वार करती है। वेदा वहां पर ब्लेड से घायल प्रधान के भाई द्वारा किए गए हर एक अपमान और जुल्मों का बदला लेती है और अपने बॉक्सिंग पंच से मार मार कर उसे वहीं बांध देती है। अभिमन्यु और वेदा इन लोगों को बम से मारने के लिए ऐसा इंतजाम करके जाते हैं कि जैसे ही कोई उस जगह पर दरवाजा खोलेगा, रस्सी से बंधा जलता हुआ लालटेन उनके शरीर के पास रखे बम पर गिरेगा और तुरंत धमाके से प्रधान का भाई उड़ जाएगा। अब इसके आगे अपने भाई का लोकेशन ट्रैक करता हुआ प्रधान अपने काका के साथ वहां आता है और जैसे ही प्रधान का एक आदमी उस जगह का दरवाजा खोलता है, वो जलता हुआ लालटेन बम के ऊपर गिर जाता है और धमाके से प्रधान का भाई वहीं खत्म हो जाता है। अब अपने भाई की लाश के सामने प्रधान गुस्से में कहता है कि अब हम रचेंगे इस अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह। उधर वेदा अभिमन्यु से कहती है कि अब वो लोग सीधा हाई कोर्ट जाएंगे और जज से हमारे अधिकार और न्याय की अपील करेंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचते हैं, कुछ ही देर में प्रधान, उसका काका और उनके सारे गुंडे इन दोनों को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां कोर्ट में लोगों की भीड़ के बीच ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अभिमन्यु पर प्रधान की गोली चलाते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है और ताबड़तोड़ गोलीबारी से बचते हुए अभिमन्यु और वेदा कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ उन गुंडों को भी अंदर जाते देख अभिमन्यु वेदा को अपने पिता के साथ अंदर भेज देता है ताकि वो लोग जज के सामने अपनी बात रख सकें और वो खुद उस गेट के पास प्रधान के गुंडों पर फायरिंग करते हुए उन सबको किसी तरह वहीं पर रोके रखता है। लेकिन तभी एक गोली अभिमन्यु के सीने में लग जाती है। अब यहाँ गोली चला रहा प्रधान अपने काका से कहता है कि रे फौजी फंस गया काका। उसका काका कहता है कि चल इस कहानी को ख़त्म करते हैं और वो एक बम उसकी तरफ फेंक देता है जिससे बचने के लिए वो किसी तरह अंदर कूद जाता है। अब यहाँ इतना ज़्यादा दौड़ाने और प्रधान के कई लोगों को मारने के बाद अब जाके वो लोग अभिमन्यु को घायल हालत में नीचे पड़ा पाते हैं। लेकिन तभी वो उठकर फिर से लोगों को मारने लगता है और इस भीषण फाइट में वो प्रधान के काका को नीचे गिरा देता है तो वहीं प्रधान को भी एक गोली लग जाती है। इसी दौरान वेदा कोर्ट के अंदर आती है जहां सारे जजेस इस गोलीबारी से बचने के लिए टेबल के पीछे छुपे होते हैं। वहां उन जजेस को देखकर वेदा कहती है कि मेरा नाम वेदा बेरवा है, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आती हूँ। मेरे परिवार को प्रताड़ित किया, मेरे भाई बहनों की निर्मम हत्या की, प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 482 CRPC के तहत मेरे केस की सुनवाई की जाए। वो आगे कहती है कि मैं आप लोगों से बस अपना हक चाहती हूँ, सम्मान से जीने का हक। मेरी बहन जीना चाहती थी, उसे मार दिया गया। तभी एक जज उठ के कहती है कि मैं तुम्हारा केस सुनूंगी। इसी बीच घायल अभिमन्यु के शरीर पर प्रधान लगातार कई गोलियां चला देता है। प्रधान उसके पास आके कहता है कि ना पैरवी होगी ना सुनवाई, बुला ले छोरी ने बाहर। उधर प्रवचन देने से कुछ नहीं मिलेगा, यही सृष्टि का विधान है, ये सारे जज क्या कर लेंगे। वो अभिमन्यु से कहता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस सकता है पर उसे तोड़ नहीं सकता। इस पर मरने की हालत में पहुंच चुका अभिमन्यु अब आखिरी बार उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ सारथी हूँ, चक्रव्यूह तोड़ने वाली अंदर है। प्रधान के और नज़दीक आने पर उसी के गन से अभिमन्यु उसके सर पर गोली मार देता है और यहाँ अभिमन्यु को पहले ही इतनी गोलियां लग चुकी थी कि वो खुद भी वहीं पे मर जाता है। अंत में स्क्रीन पर लिखा आता है कि ये वेदा फिल्म 2007 के मनोज बबली और 2011 के मीनाक्षी कुमारी की खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित है। और आगे कोर्ट का जजमेंट दिखाया जाता है कि इस तरह की बैठक इल्लीगल है, इस पर रोक लगाई जाए और प्रताड़ित लोगों को न्याय मिले। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और फिल्म के एक और कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।